अस्सलाम वालेकुम। कारोबार में ना हमें यहूदी भी मिलते हैं और दीगर लोग भी मिलते हैं। क्रिश्चियन से तो किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन यहूदियों से होते हैं। हमारा कारोबार ऐसा है। तो एक यहूदी से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारी फेसबुक है? कहता मेरा फेस भी है और मेरे पास बुक भी है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये इसने क्या बात की। तो उसके बाद उनसे ना मैंने मुझे तजस्सुस हो गया। मैंने कहा यार इसमें से मैं पूछूंगा कि यार क्या तुमने क्या कहा, इसका एक्सप्लेन करो। तो उसने फिर एक खास टाइम के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना कुरेदता रहा। तो उसने कहा यार ये जो फेसबुक है ना और ये जो चीज़ें हैं ये इंसान की डायरी है जो लिखता है इंसान। तो आप पब्लिक कर रहे हैं। इंसान तो कभी सुबह कुछ सोचता है, शाम को कुछ सोचता है। एक दिन कहता है मैं चिकन खाऊंगा, दूसरे दिन कहता है मैं मटन खाऊंगा, तीसरे दिन कहता है मैं दाल खाऊंगा। इसी तरीके से वो सोच रहा होता है, वो लिख रहा होता है, उसका तो खुद एहतसाबी करनी होती है। तो यहाँ पे तो 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो इस काबिल होते हैं कि बुक लिख सके, तो उनको लिखनी चाहिए। लेकिन ये जो रोज लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, कौन इसको देखता है। आप तो अपना सब कुछ दूसरों को दे देते हैं, तो फिर लोग प्ले करते हैं आपके साथ। तो मेरी तो फेसबुक नहीं है और मेरे पास बुक भी है, तोरा। तौरात को वो तोरा बोलते हैं। मैंने कहा ठीक कह रहे हो। बहस नहीं करता था मैं कभी इनसे, और बड़ी मुश्किल से ये इल्म वाले लोग हैं तो उनके उनसे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कतन, उनके जो अजाइम है उनसे। लेकिन वैसे इल्म वाले लोग हैं, बहुत इल्म वाले लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त में लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, मेरे जैसों को भी, कि इतना बड़ा एक्शन ये हो क्या रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि जो फैज हमीद के ऊपर हाथ डला, ये सब कुछ हुआ। पहले उसको गिरफ्तार किया तो ये बताया कि भाई जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक्टिविटीज की हैं और उसके ऊपर जो है ना ये एक्शन लिया जा रहा है, और सब ने थू थू की। और आईएसपीआर ने जब ये बात बताई तो उस सब ने थू थू की यार, कि ये क्या मसला है। जो सीट पे बैठ के गलत काम करेगा वो हलाल, और वो जो बाद में करेगा वो हराम। ये क्या है? ये मैं भी तनकीद कर रहा था, सब तनकीद कर रहे थे, और तनकीद करने में ही इस्लाह होती है। लेकिन मैं आपको बहुत सारी पसे पर्दा बात बताता हूँ, आपको कुछ चीज़ें याद आएंगी, कुछ मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या, इतने बड़े पैमाने पे क्या काम शुरू हुआ है। यहाँ तक लोग बहुत कम पहुंचे। देखें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बहुत ताकतवर जर्नैल आए। ज़ियाउल हक एक जर्नैल था, बेताज बादशाह, मेयर का पूरा मिडल ईस्ट, और जनाब एक पूरा उसने जनाब मदरसों का नेटवर्क किया हुआ, हजारों के हिसाब से महाना जो होता ना बच्चे, वो जलती आग में झोंक रहा है और कोई उसको दुनिया में पूछने वाला नहीं है। उसके लिए खाना काबा में, काबातुल्लाह के अंदर जाओ, शीशान और फलस्तीन और कश्मीर और अफगानिस्तान जिहाद करो, ठीक है, और अमेरिका का फंड लो और जिहाद करो। शाबाश है भाई, पूरे यूरोप का फंड लो और कुफार के खिलाफ जिहाद करो। कहाँ पे? मस्जिद नबवी में, काबतुल्लाह में। मेरी बात को लोग अस्तगफिरुल्लाह ये समझेंगे, मतलब किस तरह का वो बादशाह था, और वो उसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा था। कोई पकड़ नहीं है, कोई ना पूछे इनसे। लेकिन किसी ने नहीं पूछा। वो शख्स मर गया, लेकिन क्या मरने के बाद किसी कातिल को कातिल डिक्लेयर किया जाता है? किया जाता है। उसको कागजी फांसी दी जाती है, उसको कागजी सजा दी जाती है, लेकिन कोई नहीं। क्या मुशर्रफ को, जिसने अपने ऑफिसर, अपने जवान, अपने शहरी पैसों डॉलरों के एवज बेच दिए, क्या उसका कोई एहतसाब हुआ? उसको तो राहिल शरीफ साहब ने निकाला कि जाओ जी आप अय्याशी की जिंदगी कूटो यहाँ पे। अब इतना कमजोर कर दिया पाकिस्तान को, यानी कि एक नई फसल लगाने के लिए हमें थोड़ी सी मोहलत देनी पड़ेगी सिविलियंस को। यही होता रहा है ना 70 साल की तारीख में, कोई पूछने वाला नहीं है। ये फैज हमीद क्या है, मैं उसके बारे में अब आपको बताने लगा हूं। बहुत तमीद लंबी बांध दी। देखें, फैज नेटवर्क, ये सोशल मीडिया ने जब देखा तो वो चीख चीख के बोला, क्योंकि मीडिया में तो इतनी जरूरत ही नहीं थी कि ये बोल सके। बाजवा डॉक्ट्राइन आई थी ना, ये सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक फैज नेटवर्क बना था। ये फैज नेटवर्क क्या था? ये शख्स प्यूटन की कॉपी कर रहा था, यानी कि पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहा था, आर्मी के पैरेलल फोर्स, के जो आर्मी को
काबू कर ले। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है वो आर्मी स्टैब्लिशमेंट का, उसको काबू करने के लिए उसने एक नेटवर्क कायम किया था। और वो बहुत, जब कहते हैं ना डीजीसी से बहुत पहले जो इंसान है वो इस बात की तैयारी कर रहा था। और उसके अंदर एक ये मैं बात करने लगा हूं, जो इसको समझते हैं वो कहते हैं कि इसको कोई हसरत थी, बहुत खूबसूरत, चार्मिंग, डैशिंग, और इमरान खान से कई गुना ज्यादा जो ना इसमें खूबियां पाई जाती हैं, और इसकी जिंदगी में कुछ नहीं था ऐसा। तो ये बाहर जो ना लोगों की खुशियां छीनता था। ये इसकी डायरी है, या इसकी इसके बारे में मालूमात है। वल्लाहु आलम ये कितनी सही है, मैंने तो सुनी है, इल्म वालों से सुनी है, सुनी सुनाई नहीं, इल्म वालों से सुनी है। आजकल किताबें जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं, तो वो ज्यादातर हम सुन रहे हैं या देख कर सुन रहे हैं, बस यही हो रहा है ना। रीडिंग वैसे सबसे बेस्ट होती है। अब इसने जो नेटवर्क कायम किया ना, वो नेटवर्क इंतहा दर्जे का ताकतवर नेटवर्क है, और उस नेटवर्क का ये सरबराह है, स्टिल सरबराह है, और इसके नेटवर्क को अभी रन किया जा रहा है, अभी तक रन किया जा रहा है। लेकिन वो नेटवर्क उसका तोड़ना बहुत जरूरी था। तो जब इसको देखा, अब उस नेटवर्क को चलाने के लिए जब मियां नवाज शरीफ के इल्म में ये बात आ गई, तो उनको पता था कि जो आसिम मुनीर है वो सीनियर मोस्ट है, उसने जो कुछ किया है मेरे साथ, यानी कि वो जो 2 ब्रिगेडियर्स थे वो आसिम मुनीर के दिए हुए थे ना, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे सच्चे इकट्ठे किए थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ दरगुजर करने वाले बंदे, उन्होंने कहा यार अल्लाह पे छोड़ो। लेकिन उस बंदे को तो जो एक डॉक्ट्राइन यानी कि डिपार्टमेंटल एक प्रोग्राम था, उसने अमल किया। लेकिन वैसे तो वो कोई ऐसा बात नहीं है उसकी। फिर उसने अपने टाइम में जो कुछ इंक्वायरियां की थी, वो रिपोर्ट्स भी मियां नवाज शरीफ को पता थी कि यार ये तो काम बड़ा ऑनेस्टी के साथ करता है, सीनियर मोस्ट भी है। तो जब मियां नवाज शरीफ ने तय कर लिया कि हाँ यही होगा, तो शहबाज शरीफ साहब को यानी कि बता दिया गया। तो मुझे उस वक्त भी पता था कि ये चुन चुन लिया गया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला कर लिया। लेकिन उस वक्त में जनरल आसिफ मुनीर को नहीं पता था। और मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये ऐसी बचकाना सी कर रहा हूं कि हर बंदा देखने वाला सुनने वाला हंसेगा कि यार इसको कैसे पता था। सब कुछ जो है ना फ्रंट पे लिखा हुआ होता है, फ्रंट पे लिखा हुआ होता है, आपकी आंखों के सामने भी होता है। बस मसला ये होता है कि कुछ लोग पढ़ सकते हैं उसको, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते। अब होता क्या है कि इसके जो है ना, जो पूरा उसने नेटवर्क बनाया हुआ था कि जैसे ही मैं आर्मी चीफ बनूंगा तो मैं फिर इस पूरी फौज को काबू कर लूंगा, और फिर मैं तदम मर्ग जो था ना मैं रूल करूंगा प्यूटन की तरह। तो प्यूटन को इसने बहुत स्टडी किया हुआ था, और को भी स्टडी किया हुआ था, और अपने जो मामला थे, और इसको फिर पूरी सपोर्ट हासिल थी, उन्हीं की सपोर्ट हासिल थी जिनकी कहने के ऊपर, जिनके बनाने के ऊपर ये जो इमरान खान है वो इमरान खान बना। ठीक है, ये कहीं कनेक्टेड था, इसकी मुझे कुछ हद तक तो मालूमात है, लेकिन तस्दीक नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन उसकी जितने ये मामला जा रहे हैं ना, ये वहीं पर जा रहे हैं। तो ये जो एक्शन हुआ है ना इन लोगों ने, जब ये डीजीसी था, हर एक की फाइल बन रही थी इस वक्त में, मैं आपको बताऊं इसमें कोई बुराई की बात नहीं। जनरल आसिम मुनीर जो है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनकी भी फाइल बन रही है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। यही एक बहुत अच्छा वर्क होता है इनकी भी, कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये काम उनकी ड्यूटी है। तो ये जो गलत नहीं कर रहा तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कोई इस हद तक जाता है, मतलब किसी ने पैसों का मामले में कुछ गुच्चा मार दिया तो ये लोग इतना वो नहीं करते, करना चाहिए। लेकिन मुशर्रफ ने जैसे गुच्चे मारे हुए थे, तो चीफ था, वो खुद बताता मुझे तोहफे दिए हो, उल्लू के पट्टे, तू आर्मी चीफ ना होता, तू इस मुल्क के ऊपर कब्जे ना करता, तुझे तोहफे देते तेरे दोस्त। गलत मेरे मुंह से लफ्ज निकल गया, जज्बाती हो गया। ये जो एक्शन हो रहा है ना, बात लंबी हो गई, ये एक्शन हो रहा है इस मुल्क को बचाने के लिए,
پاکستان کو بچانے کے لیے، اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے، اور اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے پاکستان کی آرمی کو اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ایسا لگ رہا ہے نا کہ شاید یہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، شاید ان کی مجبوری بن گئی ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی. میاں نواز شریف کو آنے دینا چاہیے تھا، میاں نواز شریف کے راستے میں نئی رکاوٹ بننے دینی چاہیے تھی، اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ ہم سے یہ زیادتی ہوئی ہے اس شخص کے ساتھ، اس کا ہم نے پرسپشن سارا بگاڑ کے رکھ دیا. ہم نے عمران خان کو اتنا سب کچھ کیا، یہ نیٹ ورک پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس نے سب تہس نہس کر دیا. اگر یہ نہیں کریں گے نا، یہ 1000 کوششیں کر لیں، یہ مار کھاتے رہیں گے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو سامنے شواہد سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو کھل کے یہ جنگ لڑنی پڑے گی. پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے جنگ لڑنی پڑے گی اور فیض نیٹ ورک کے خلاف لڑنی پڑے گی. اس میں ان کو بڑا ایکشن دکھانا پڑے گا. ابھی یہ جو چارج شیٹ ہے نا، اس میں کوئی کہتا ہے یہ ارشد شریف کی طرف ہے اشارہ، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان کی طرف، کوئی کہتا ہے جناب وہ وزیر آباد میں جو بندہ ہے اس کی طرف، اور اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ پس پردہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں کوئی راز ہے جس کے اوپر ورک کر رہی ہے، اور بڑی اونیسٹی کے ساتھ پاکستان کی جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت میں ورک کر رہی ہے. وہ اس نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے نا، ان کے سیاسی کردار سے، ان کے کاروباری کردار سے، ان کے حکومت میں بے جا مداخلت سے بے حد اعتراض ہے. لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑی طاقتور فوج جو انسی ہے نا بہت ضروری ہے. تو بہت دفعہ ہو جاتا ہے کہ انسان جذباتی ہو کے بڑا کچھ غلط بول جاتا ہے، میں خود غلط بول جاتا ہوں. لیکن اس وقت میں جو دنیا کے اندر ایک جنگ جو ہے جو بڑھ رہی ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے نا دشمن کو، ہمارے دشمنوں کو کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو وہ پاکستان نظر آ رہا ہے، وہ سعودی عرب نہیں نظر آ رہا، وہ پاکستان نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ترکی نظر آ رہا ہے، وہ ملائیشیا، انڈونیشیا یہ نظر آ رہے ہیں. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مین جو انسان جو شیلڈ ہے وہ پاکستان نظر آ رہا ہے. تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا سسٹم بچانے کے لیے تو یہ بیچ میں یہ جو پیوٹن کھڑے کیے جاتے ہیں نا کہ تو ہی ہے، بس پھر وہ ایسے ہی بیڑا گرک ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ 2020 میں یہ کام شروع ہوا، وہاں سے بچت ہوئی، تو 2021 میں پھر یہ شروع ہوا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا، تقریباً مور دین 99% جو ہے نا، جو میں صحافیوں کو جانتا ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر 2021 میں جو ہے یہ جھگڑا شروع ہوا جب باجوہ صاحب نے اس کو ہٹایا، جبکہ میں بالکل کچھ اور کہتا ہوں، اور اس کے بہت سارے لوگوں کے پاس ایویڈنسز بھی ہیں. یہ جھگڑا اس سے پہلے شروع ہوا تھا، وہ تو ایکشن تھا. بہت شکریہ جی، بڑی لمبی بات کر دی، لیکن اب آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا کہ ایک نیٹ ورک کے اگینسٹ جو ہے نا یہ پوری فوج کو جو ہے نا بہت کچھ کرنا پڑا ہے، اور یہ آگے بھی جو ہے نا بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہ پس پردہ کچھ چھوٹے ایسی چیز نہیں ہے، بالکل صحیح کیا اسٹریٹجی تھی. میں بھی غلط کہہ رہا تھا کہ جی وہ فوج میں جو تھا وہ تو حلال تھا، جو فوج کے بعد تھا وہ حرام تھا. نہیں، وہ پورا نیٹ ورک بنا بیٹھا تھا. اب وہ اس کے بعد اس نے رکنا ہی نہیں تھا. اب وہ کسی اور طریقے سے صدارتی نظام لے کے آتا، کسی کو یوز کرتا، وہ رک ہی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ اس نے پیرالل نیٹ ورک کھڑا کر دیا تھا. اس کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے فائنینشیل سپورٹ تھی، اس کے بہت سارے بندے کام کر رہے تھے. اس نے ہر جگہ پہ دنیا میں ہر امبیسیوں میں کام کیا ہوا تھا، اس کو پورا ایک نیٹ ورک سپورٹ کر رہا تھا. سیم اسی طریقے سے عمران خان کو وہ صرف آن کرتا ہے، اس کے اداریے لکھے لکھائے جاتے ہیں، اس کے جو معاملات ہیں وہ جہاں سے ترتیب دی جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.